राइट, आज हमने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करनी है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी यूं समझे कि माइनस से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको अगर बिल्कुल कुछ नहीं पता जावास्क्रिप्ट का, इट स्टिल इज ओके। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, बिकॉज हम जावास्क्रिप्ट कुछ हद तक पढ़ चुके हैं और आपको एटलीस्ट अगर जावास्क्रिप्ट का नहीं पता तो ये पता है कि जावास्क्रिप्ट करती क्या है। आपने वेब पेज में जितने भी जो कैरोसेल्स लगाए होते हैं वो किसके जरिए होते हैं? जावास्क्रिप्ट के जरिए। आपने कोई ड्रॉप डाउन या ड्रॉप अप इस तरह का वो कोई पॉपअप जनरेट करना होता है, वो किससे होता है? जावास्क्रिप्ट से। आपने किसी बटन पे कोई इंटरेक्टिविटी ऐड करनी होती है, वो किससे होती है? जावास्क्रिप्ट। तो अगर मुझसे कोई बड़ी लेमन जुबान में, बड़ी सादा सी जुबान में ये पूछे कि जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होती है, और आपसे कोई पूछे जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होती है, तो आप क्या कहेंगे? जावास्क्रिप्ट आपके वेब पेज पे इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए इस्तेमाल होती है, या आपके वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और वेब पेज पे इंटरेक्टिविटी का मतलब क्या है? कि आप वेब पेज के किसी पार्ट पे इंटरेक्ट करें, यानी क्लिक करें, वो आगे से आपको क्या करे? रिस्पॉन्ड करे, कोई बॉक्स खोल दे, कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन कर दे, कोई कैरोसेल मूव कर दे, इस तरह की चीज। जावास्क्रिप्ट को कहा जाता है ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को पहले तो मैंने कहा जावास्क्रिप्ट का पर्पस क्या है? इट एड्स इंटरेक्टिविटी टू द वेब पेज। जावास्क्रिप्ट चलती कहाँ पे है? वेब ब्राउजर में चलती है। जैसे कुछ लोग जिन्होंने सी प्लस प्लस या कोई और लैंग्वेज पढ़ी है ना, तो उनको पता है कि उनके लिए कंपाइलर चाहिए होते हैं, आपको एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। उस सॉफ्टवेयर में ही आप वो जुबान लिख के उसको कंपाइल करते हैं, तो तभी वो अपना आउटपुट देती है, चलती है, उसके बगैर नहीं चलती। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ पे चलती है? वेब ब्राउजर में चलती है, कंसोल में नहीं चलती। जावास्क्रिप्ट कहाँ पे चलती है? वेब ब्राउजर में चलती है। आगे चल के अगर हम कहीं एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो फिर हम नोड का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो नोड एक फीचर है जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट बगैर वेब ब्राउजर के चल सकती है, लेकिन हम उस स्टेज तक नहीं जाएंगे। वो एडवांस या फुल स्टैक या बैकएंड डेवलपर्स के लिए होती है। तो हम जितनी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे वो कहाँ चलेगी? वेब ब्राउजर में। तो जावास्क्रिप्ट को चलने के लिए क्या चीज चाहिए? पहली डिपेंडेंसी, वेब ब्राउजर। बात समझ आ गई है? वेब ब्राउजर में कौन सी फाइल डिफॉल्ट ओपन होती है? HTML की फाइल। आपको पता है कि आप किसी भी फाइल की एक्सटेंशन .html देते हैं तो वही फाइल बाय डिफॉल्ट किस में ओपन? वैसे तो आप इमेज को भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफॉल्ट की बात कर रहा हूँ। तो .html फाइल हमें कहाँ मिलती है, कहाँ खुलती है, कहाँ ओपन है, कहाँ एग्जीक्यूट होती है? वेब ब्राउजर में। तो इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए किस फाइल में रखना चाहिए? HTML में। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहाँ चलती है? ब्राउजर में। तो ब्राउजर में कौन सी फाइल ओपन होती है? HTML। तो जावास्क्रिप्ट को कहाँ लिखना चाहिए? HTML के अंदर। अब या तो जावास्क्रिप्ट को HTML की फाइल के अंदर लिखना चाहिए, या किसी ऐसी फाइल में लिखना चाहिए जिसको अल्टीमेटली लिंक कहाँ किया जाना चाहिए? HTML में। तो हमने ये किया नहीं कि पहले CSS को HTML के अंदर लिखा, जब CSS ग्रो कर गई तो हमने CSS को फाइल अलग बना ली मैनेज करने के लिए, और फिर CSS की फाइल को लिंक किसके साथ कर लिया? HTML के साथ कर लिया। यही काम हम करेंगे कि एक्चुअली जावास्क्रिप्ट को लिखा किधर जाना चाहिए? HTML के अंदर। लेकिन चूंकि हम जब बहुत ज्यादा जावास्क्रिप्ट लिखेंगे वो ग्रो कर जाएगी, वो मैनेज करना मुश्किल होगी, तो हम जावास्क्रिप्ट को .js की फाइल में लिखेंगे और उस फाइल को लिंक कर लेंगे कहाँ पे? अपने HTML के पेज में। दिस इज अ बिग पिक्चर दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। ठीक, पहली बात, क्यों जावास्क्रिप्ट? इस बात का जवाब होना चाहिए आपके पास। दूसरी बात, कहाँ जावास्क्रिप्ट, कहाँ रखनी है जावास्क्रिप्ट, ये कहाँ चलनी है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तीसरी बात, कैसे? तो कैसे का जवाब अभी, दो बातों के जवाब आपके पास होने चाहिए। क्यों जावास्क्रिप्ट और कहाँ जावास्क्रिप्ट। ठीक। क्यों का मतलब टू ऐड इंटरेक्टिविटी टू द पेज। कहाँ का मतलब ब्राउजर के अंदर, और ब्राउजर के अंदर उसे रखने के लिए कहाँ लिखनी पड़ेगी आपको, और कैसे? कैसे का जवाब अभी है। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डिजाइन कर चुके हैं, उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, और हमने करके भी देखी है। लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हैं जी अभी तक तो हम जावास्क्रिप्ट पढ़ते थे, वो क्या था? फिर वो जावास्क्रिप्ट नहीं थी, यानी ओल्ड कैरोसेल कैरोसेल को मूव कर रहा था ना, तो वो जावास्क्रिप्ट ही थी ना। तो इसका जवाब ये है कि आपने किसी की जावास्क्रिप्ट लिखी हुई इस्तेमाल की है। सिर्फ आपने क्या किया? इस्तेमाल किए, खुद नहीं लिखी जावास्क्रिप्ट। दिस इज टुडे इज द फर्स्ट क्लास कि आप अपना जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। अगर किसी बंदे को मेरी क्लासेस के बाद शौक चढ़ गया जावास्क्रिप्ट सीखने का, तो ये आपके लिए और मेरे दोनों के लिए बहुत प्रोडक्टिव और अच्छी चीज होगी। शौक चढ़ना, सिर्फ शौक चढ़ना, सीखना करना नहीं। क्योंकि जब आपको शौक चढ़ गया तो आई गारंटी कि फिर आप खुद ही एक्सप्लोर कर करके आप खुद ही ढूंढेंगे कि जी मुझे सीखनी है। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ वो क्रेज डालना है आप में जावास्क्रिप्ट को सीखने का। इसलिए मैं इसको इतना एग्जैजरेट कर रहा हूँ ताकि आपको एक्साइटेड कर दूंगा, यार जावास्क्रिप्ट इज समथिंग व्हिच इज वेरी
वेरी बिग थिंग इन वेब डेवलपमेंट स्ट्रीम, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। मैंने कहा मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए जावास्क्रिप्ट के लिए बिल्कुल फ्रेश फाइल बनाऊंगा। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ जी कि वेब JS, जस्ट कोई भी नाम दे सकते हैं फोल्डर को। मैं इसे ओपन करता हूँ राइट क्लिक करके, जैसे हम नॉर्मल ट्रेडिशनल अब से पहले करते चले आए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा जी एक index.html। आप मुझसे अगर ये सवाल पूछें या मैं अब आपसे यह सवाल पूछूं कि मुझे जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए HTML की फाइल क्यों बना रहा हूँ, इसका जवाब आता है क्यों? यस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहाँ चलती है? ब्राउजर में चलती है। तो ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? ऐसी फाइल चाहिए जो ब्राउजर में ओपन हो, ठीक है। दैट्स इट। अब वो जो स्केलेटन बेसिक प्रोजेक्ट का ये स्ट्रक्चर था वो ऐसे ही है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जावास्क्रिप्ट लिखनी कहाँ चाहिए, हेड में, बॉडी में, बॉडी से बाहर, बॉडी से पहले? बॉडी में, लेकिन बॉडी में किस जगह? सबसे लास्ट, जस्ट बिफोर द क्लोजिंग बॉडी टैग। दैट्स ग्रेट, आपको पहले से पता है। इसलिए अब जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए क्या चीज जरूरी है? स्क्रिप्ट का टैग। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी स्क्रिप्ट, और ये बस दैट्स इट। इसके अंदर जो कुछ भी लिखूंगा वो क्या कंसिडर होगा? फिनिश, खलास, सीख गए हम जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। आपको याद है कि जब हम HTML शुरू कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि आपको टैग्स याद करने पड़ेंगे, तो आपके मुंह लटक गए होंगे शायद उस वक्त, यार ये नवी मुसीबत है। तो मैंने आपको उस वक्त गारंटी दी थी कि आप ट्रस्ट मी कि आपको सिर्फ 10 से 15 टैग्स याद करने पड़े। कहा था ना, इससे ज्यादा हमने पढ़े, गिन ले बेशक 15 से 20, इससे ऊपर नहीं होंगे। H1 से H6 तक एक ही समझना। H का टैग, हेडिंग का टैग, पैराग्राफ का टैग, UL का टैग, LI का टैग, डेव का टैग, ठीक है, सेक्शन, हेडर, फुटर, नेव, असाइड, आर्टिकल, फिग, फिग कैप्शन, गिन ले, जिन्हें मर्जी जोर लगा ले, 20 से ऊपर नहीं चढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, वो 20 भी आपको याद नहीं करने पड़े, खुद ही आ गए गैर महसूस तरीके से। अब आपको मैं कहूँ जी आपने एक सेक्शन बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, कौन सा टैग लगाएंगे? सेक्शन का टैग। याद करने की जरूरत पड़ी है? मैं आपको मुझे एक लिस्ट बनानी है, तो आप सब कॉन्शियसली बगैर याद किए आपको पहले ही पता है कि लिस्ट बनाने के लिए क्या था। ट्रस्ट मी, जावास्क्रिप्ट के लिए भी मैं वही स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में आपको कुछ याद करना पड़ेगा, और जावास्क्रिप्ट में जो आपको याद करना पड़ेगा वो मैक्सिमम 20 से 25 वर्ड्स होंगे बस। चलिए मैं वर्स्ट केस सिनेरियो कर लेता हूँ, 30 कर लेंगे। अब आप इस उम्र में जो माशाल्लाह जवानी में है सारे, और फ्रेश दिमाग हैं, कोरे कागज हैं, ठीक है, इससे पहले मेहनत करने की जहमत ही नहीं की हमने, तो अंदर कुछ गया ही नहीं, तो साफ सुथरा मैदान है, तो उसमें जो मर्जी लिख लें। 20-30 वर्ड याद करने का सोच के कोई परेशान होने की बात तो नहीं है ना, ठीक है। मैं ये सारी बातें, ये ग्राउंड सेट इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों ने एक हवा बनाया हुआ कि जावास्क्रिप्ट बहुत मुश्किल। ट्रस्ट मी कि आप गैर महसूस अंदाज में जावास्क्रिप्ट कर रहे होंगे, पता भी नहीं होगा जावास्क्रिप्ट हम कर रहे हैं, यू विल बिकम एन एक्सपर्ट, ठीक है। एनीवेज, तो कितने वर्ड्स? मैक्सिमम 30, लेकिन 20 में मैं बस कर दूंगा, मतलब आई डोंट बिलीव कि हम 20 से ऊपर जाएंगे। वो वर्ड्स आपको याद करने बस। अच्छा, वर्ड्स क्यों याद किए जाते हैं? आपको पता है कि जब आप कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, आप सारे उर्दू बोलने वाले, अगर कोई पठान नहीं है, तो मैं आपको आपको कहूँ कि आपको पश्तो सीखनी है, आप में से, हम में से कोई पठान नहीं है, पश्तो सीखनी है, तो क्या करना पड़ेगा? पश्तो में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं, जो वोकैबुलरी है, वो सीखनी पड़ेगी। समझ रही बात? तो वो तो एक बड़ा हवा दिखता है इंसान को, यार नई लैंग्वेज सीखनी हो, ये तो बड़ी मुसीबत है। अब ऐसी तो हम अब पहले अंग्रेजी वाले फियर से नहीं निकल रहे होते, ऊपर से पश्तो सीखनी पड़ जाए तो अल्लाह फैसल, ठीक है। तो इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जावास्क्रिप्ट नई लैंग्वेज जरूर है, लेकिन मैक्सिमम 20 से 30 वर्ड्स, ठीक। पहला वर्ड शुरू करें। जावास्क्रिप्ट में आप सिंपल ये देख लें जी, अलर्ट और पैरेंथेसिस, ठीक, और इन पैरेंथेसिस में कुछ हेलो, कुछ भी लिख दें, एनीवेज, ABC XYZ, तो बस जावास्क्रिप्ट लिख के हम अब इस जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट होना या चलना है, तो कहाँ चलेगी? ब्राउजर में। तो वेब पेज को ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो चलेगी ना। लेट्स सी, ये क्या है? हेलो, इसका मतलब ये है कि ये क्या है? जावास्क्रिप्ट। और ये कब चला? जब आपके वेब पेज का ये वाला हिस्सा ब्राउजर में रेंडर हुआ, ठीक। तो आपने
ये लो, इसका मतलब ये हुआ कि अलर्ट का पर्पस क्या है? जब भी आपको यूजर को कोई मैसेज देना हो, कोई पैगाम देना हो, कोई वार्निंग देनी हो, तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? अलर्ट। समझ आ गई बात? आपने अक्सर देखा होगा कि किसी वेबसाइट पे कोई एरर आता है तो इसी तरह आ जाता है ना ऊपर अलर्ट के ऊपर कि समथिंग वेंट रॉन्ग, डू दिस वगैरह वगैरह। सॉरी, वो हम करेंगे ना ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम, साथ साथ। समझ आ गई बात? तो कस्टम करना हो तो बूटस्ट्रैप का मॉडल नहीं पड़ा? पड़ा ना? किसी बटन के क्लिक पे मॉडल ओपन हो जाता है, वापस क्लोज करें तो क्लोज हो जाता है। एनीवेज, कस्टम हम करेंगे पहले, लेकिन हम इसकी थोड़ी सी बेसिक्स पढ़ेंगे। समझ आ गई बात? अलर्ट एक कीवर्ड है। जब अब मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, क्या? कीवर्ड। तो कीवर्ड में पता है किस इंग्लिश में हम कहते हैं ना वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? वो लफ्ज जिनका मानी और मकसद पहले से डिफाइन है। मैं अगर आपको कहूँ गो का मतलब है जाना, तो आप कहेंगे हाँ। लेकिन अगर मैं कह दूंगी गो का मतलब है आना और कम का मतलब है जाना, तो कहेंगे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मैं अगर आपको कहूँ जी कि मैं ठीक हूँ और आप गलत हैं, तो आपके पास क्या सबूत है कि गो का मतलब जाना होता है, आना नहीं होता? सबूत दे मुझे। बचपन से टीचर ने पढ़ाया है जी। मैं कहूँ जी कि आपने क्या कहा? प्री डिफाइंड है। आपको किसने कहा प्री डिफाइंड है? मैं कहूँ जी डिक्शनरी गलत है, फिर मतलब मैं कहूँगा डिक्शनरी गलत है। डिक्शनरी में गो का मतलब जाना लिखा होता है, हालांकि गो का मतलब आना लिखा होता है। हम तो बड़े कमजोर से लोग हैं ना, हम मीडिया पे जो चीज देखते हैं अपनी ओपिनियन उसके मुताबिक बना देते हैं। हाँ ये जो कह रहा है ये सही है। दूसरी वीडियो देखते हैं उसके मुताबिक बना, हाँ नहीं नहीं वो ठीक नहीं था, ये वाला ठीक है। तीसरी देखते हैं वो दोनों गलत थे, ये वाला ठीक है। तो भाई गो का मतलब जाना ही होता है बाय द वे। लेकिन ये जो प्री डिफाइन होते हैं ना कोई वर्ड्स, तो ये प्री डिफाइन किसने किए हैं? भाई जिसने लैंग्वेज बनाई है। समझ आ गई ना बात? अब हम उसको मतलब रीडिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरह अलर्ट जो है, इसका मतलब मकसद क्या है? इसने एक डायलॉग बॉक्स दिखाना है, एक वो पॉपअप बॉक्स दिखाना है वेब पेज पे, और इसने हमेशा यही काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये किसने लिखा है? ये किसने इसको कीवर्ड बनाया है? अच्छा, कीवर्ड का मतलब समझा रहा था। वो वर्ड्स जिनका मानी और मकसद पहले से डिफाइन है, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते, कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक। तो अब मैं अक्सर लफ्ज बोलूंगा कीवर्ड या रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे वर्ड जिनको पहले से रिजर्व कर दिया गया। ठीक। तो इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना वोकैबुलरी है, इसी तरह आप जावास्क्रिप्ट में क्या कहेंगे? कीवर्ड। या तो ये अलर्ट क्या है? एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब यानी ऐसा वर्ड जिसका मतलब और मकसद पहले से उस लैंग्वेज में डिफाइन हो चुका है। क्लियर? हम बहुत सारे कीवर्ड्स पढ़ेंगे, और वो जो 20 या 25 बोले ना, वो कीवर्ड्स ही होंगी बेसिकली, जो इस लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो एक अलर्ट है जी। अलर्ट कोई भी मैसेज यूजर को दिखाना हो, कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, कोई वार्निंग देनी हो, तो वो आप कैसे किससे करेंगे? अलर्ट से करेंगे। क्लियर? इसी तरह का एक और वर्ड है जी। अच्छा देखिएगा, मैं जरा इस अलर्ट पे कितने बटन है? एक बटन है, इसे क्लिक कर दूं, बस आगे कुछ नहीं होगा, दैट्स इट, फिनिश। उसका इतना ही काम था कि यूजर को क्या देना है, उसने इंफॉर्मेशन देनी है। उस पे कितने बटन थे? एक। अगर मैं इस अलर्ट की जगह यहां लिखूं कंफर्म और फिर रिफ्रेश करूं, तो ये भी उसी तरह का डायलॉग बॉक्स है, लेकिन इसके ऊपर बटन कितने हैं? दो। इसका मतलब है कि कंफर्म का वैसे क्या मतलब है? कंफर्मेशन लेना या कंफर्मेशन देना। अक्सर आपने वेबसाइट पे कोई एक्शन परफॉर्म किया, किसी बटन पे क्लिक किया, तो वो आपसे पूछता है, जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई चीज डिलीट करनी होती है ना, आप जब किसी चीज को डिलीट करते हैं तो इसी तरह की डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें लिखा होता है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, और नीचे दो बटन बने होते हैं। दो बटन का मकसद क्या है कि यूजर अपना प्लान चेंज भी कर सकता है। यूजर के दो जवाब हो सकते हैं, यस आई वांट टू डिलीट इट, या नो आई डोंट वांट टू डिलीट इट। तो कंफर्म का मतलब क्या था कि जब भी कोई ऐसा सिनेरियो आप बिल्ड करें जहां आपको यूजर की चॉइस की जरूरत पड़े, तो यूजर को दो ऑप्शन साथ दें कि यार अगर भले गलती से उससे डिलीट के बटन पे क्लिक हो ही गया है, तो आप फौरन डिलीट ना करो, बल्कि उसे दोबारा पूछ लो, भाई जी जानबूझ के कीता जी, गलती ना हो गया। ठीक। फिर अगर वो यस करे तो उसका मतलब उसने जानबूझ के डिलीट किया, और अगर नो करे तो उसका मतलब गलती से हो गया तो उसने कैंसिल कर दिया। ठीक, समझ आ गई? पहला कीवर्ड क्या था? अलर्ट। दूसरा क्या था? कंफर्म। कंफर्म में दो बटन, अलर्ट में। अच्छा, अगर मैं इसको कर दूं जी प्रॉम्प्ट, तो चैट जीपीटी आपने यूज किया है ना,
तो चैट जीपीटी में हम जब क्यूरी लिखते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, इसका मतलब वैसे मैं चैट जीपीटी की मिसाल वैसे दे दी है, प्रॉम्प्ट का मतलब है कि देख लेते हैं, मतलब कहानी से ज्यादा सीइंग इज बिलीविंग। अब वो प्रॉम्प्ट की वजह से उसने क्या किया है, अब जावास्क्रिप्ट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द यूजर, यानी इफ यू वांट टू टेक सम इनपुट फ्रॉम द यूजर देन क्या इस्तेमाल करें, प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करें। अब अगर मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा तो दो ऑप्शन है, जो लिखा है इसको कंसिडर करना है या गलती से ओपन हो गया कैंसिल कर दो, ये नहीं चाहिए। ठीक, तो या तो आप कैंसिल कर दें या फिर आप कुछ लिखें और ओके कर दें। मैंने कुछ लिखा और ओके किया और कुछ भी नहीं हुआ, अब फिर फायदा यूजर को तंग करने का। यूजर से आपने इनपुट लिया है और उस इनपुट की बेस पे कुछ नहीं किया आपने, तो फायदा प्रॉम्प्ट का क्या फायदा आपके ख्याल में? इसका मतलब है कि प्रॉम्प्ट से इनपुट हमने ली है, तो फ्यूचर में हम क्या करेंगे, यूजर ने जो इनपुट दी है उसको कहीं सेव करेंगे और फिर उस इनपुट की बेस पे कोई डिसीजन करेंगे, उस इनपुट की बेस पे क्या करेंगे, कोई डिसीजन करेंगे। क्लियर? मिसाल के तौर पर छोड़े मिसाल को, तो 3 कीवर्ड्स हो गए, अलर्ट 1, कंफर्म 2, प्रॉम्प्ट 3, ये तीनों कीवर्ड्स हैं। आपने एक चीज नोट की है, इन तीनों कीवर्ड्स के आगे एक चीज कॉमन थी, और वो क्या था, वो था ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और इसके अंदर लिखी जाने वाली कोई चीज, ये कॉमन है तीनों में। अभी अभी के लिए तो मैं तीनों में क्या लिखा, हेलो हेलो एंड हेलो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर नाउ बट इट ऑब्वियसली विल मेक अ डिफरेंस, लेट मी एक्सप्लेन। पहली बात तो यह ना कि आपने जो पहली चीज देखी तीनों में कॉमन के, वो तीनों के आगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट को कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स को कहते हैं या स्मॉल ब्रैकेट्स को कहते हैं, अपने अपने नाम दिए हैं सारों ने। ठीक है, तो असल नाम इनका बेसिकली क्या है, पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट इज मोस्ट कॉमन वन। तो ये वाला काम जावास्क्रिप्ट में आप बहुत ज्यादा दफा देखेंगे कि कोई वर्ड लिखा हो और उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स हो, आगे कुछ नहीं है, आगे नहीं जाना, सिर्फ कोई वर्ड लिखा हो और उसके आगे क्या लिखा हो, इसके बीच में भी नहीं जाना, अभी सिर्फ क्या देखना है, एनी वर्ड इमीडिएटली फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट्स, ना ब्रैकेट्स के अंदर जाना है ना ब्रैकेट्स के आगे जाना है। तो जब एनी वर्ड फॉलोड बाय इमीडिएट राउंड ब्रैकेट्स, दैट वुड बी कॉल्ड एज फंक्शन, दैट्स इट, सिंपल नाम याद रखना है बस, बाकी कोई हम नहीं करना। उसको क्या कहेंगे, अच्छा फंक्शन भी नहीं, सिर्फ फंक्शन कॉल, क्या कहेंगे, फंक्शन कॉल, यानी ये एक फंक्शन कॉल हुआ है। तो हमने कितनी फंक्शंस की कॉल्स पढ़ ली हैं, 3। अलर्ट वाज अ फंक्शन कॉल, confirm was a function call and prompt was a function call। सिर्फ ये आज वोकैबुलरी सेट करेंगे हम, आप सही करके ठीक करेंगे उसको। सॉरी, समझ नहीं आई? सीएसएस में कहीं फंक्शन कॉल का, फंक्शन हमने जरूर पढ़े लेकिन फंक्शन को फंक्शन का नाम नहीं दिया हमने, नहीं हमने फंक्शन कॉल का नाम दिया, हालांकि वो फंक्शन कॉल थे। ट्रांसफॉर्म के आगे क्या रहते थे, ट्रांसलेट, उसके आगे क्या आता था, इमीडिएटली राउंड ब्रैकेट्स, अंदर नहीं जाना, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या दिया था वो बात की बात है, वैल्यू दी थी ना 50 पिक्सल या 50%, दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, दैट वाज फंक्शन कॉल। वेरिएबल लिखना था, वेरिएबल लिख के जहां वेरिएबल को कॉल करते थे वहां 2 टाइम्स हाइफन, उसके बाद क्या लिखते थे, वार, और वार के फौरन बाद क्या लिखते थे, राउंड ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस, व्हाट वाज दैट। ट्रांसफॉर्म के आगे स्केल की प्रॉपर्टी बन पड़ी थी, स्केल लिख कर फौरन बाद क्या देते थे, राउंड ब्रैकेट्स, क्या था, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के बाद रोटेट लिखते थे, रोटेट के फौरन बाद राउंड ब्रैकेट, क्या था आपका वही वैलिड। बैकग्राउंड इमेज देके यूआरएल देते थे, यूआरएल के फौरन बाद क्या देते थे, राउंड ब्रैकेट्स, फंक्शन कॉल। वहां हमने फंक्शन कॉल पढ़ी है लेकिन नाम उनको ये नहीं दिया था। अब जरा नाम, अब ये एंड में ना सारी चीजें लिंक होंगी, अल्टीमेटली ये सारी चीजें हैं वेब से रिलेटेड ना। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं ना, तो आज हम पढ़ते हैं जी केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, फला है फला है फला है। आपको पता है ये साइंस पहले इस तरह का कुछ नहीं था, पहले सारा कुछ साइंस ही होता था। ये जब फील्ड बहुत ज्यादा ग्रो की और बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया तो फिर मजबूरन उनको क्या करना पड़ा, साइंटिफिक नॉलेज को
डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करना पड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। अब आप साइंसेस जितनी भी पढ़े ना, एंड पे जाके अल्टीमेटली सारी साइंसेस ने मिलकर ही काम करना है। मिसाल के तौर पे ये टेबल बना है ना, इसमें केमिस्ट्री भी यूज हुई हुई है, इसमें फिजिक्स भी यूज हुई हुई है, इसमें मैथ भी यूज हुई हुई है। मेजरमेंट्स क्या है? मैथ्स है। मटेरियल स्टफ जो बना है इसके अंदर, जो इसकी मेकिंग है, जो मटेरियल, वो उसकी मेकिंग क्या है? केमिस्ट्री है, या उनकी जो प्रोपोर्शन आपस में मिलके बनी है। ठीक, फिर जो जाविये शाविये, एंगल शैंगल, वो किसी तरह फिजिक्स भी इन्वॉल्व है। तो एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड इज बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ अ साइंस। समझ आई? तो ये HTML, वेब, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये अल्टीमेटली सब कुछ मिलके क्या बनना है? वेब ही बननी है। तो कहीं ना कहीं जाके सारी चीजों ने अमलगमेट या मिक्स होना है। एनीवेज, दोज वर द फंक्शन कॉल्स। एनीवेज, लेकिन वो फंक्शन कॉल्स चूंकि CSS में बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, यही आपने चंद एक पढ़े हैं, इसलिए उधर ये मैटर नहीं करता। अब जावास्क्रिप्ट में ये बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए मैं सारों के प्रॉपर नाम बता रहा हूँ। एनीथिंग से मुराद एनी वर्ड immediately followed by round brackets would be called as a function call। और वो जो वर्ड होगा जिसके साथ ये राउंड ब्रैकेट्स होंगे उसको कहेंगे फंक्शन नेम। क्या कहेंगे? अलर्ट क्या है? फंक्शन नेम। और अलर्ट साथ में वो ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, और उसके अंदर वो अंदर वाली चीज बाद में बताऊंगा। राउंड ब्रैकेट्स, इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन कॉल। फंक्शन नेम। और क्लियर हो गया? अब अगली बात सुने, ये जो इसके अंदर चीज होती है ना, ये तीन में से एक होगी। या ये स्ट्रिंग होगी, या ये कोई नंबर होगा, या ये कोई एक्सप्रेशन होगा, या इन तीनों का मिलाप होगा। ये बहुत फायदा होगा आपको ये बातें सुन के। मतलब अभी तो सुन लें, बाद में जब मैं बताऊंगा ना चीजों प्रॉपर इनको खोलूंगा तो आप इन तीनों के मिलाप में आ जाती है ना कंडीशन, एक्सप्रेशन। तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन एक इनइक्वालिटी होगी। वो एक इनइक्वालिटी क्या होती है? 2 इज लेस देन 3। वो क्या है? एक एक्सप्रेशन है। बिल्कुल वो आ जाता है ना। ठीक है, कोई भी मतलब एक्सप्रेशन, मैं अगर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन भी बताऊं तो मैं जरा मैथ में ज्यादा चला जाऊंगा। चलिए सारी चीजें बताऊं। पहले दो चीजें, लेट्स कीप द थिंग्स वेरी सिंपल एंड जेनेरिक। पहली चीज, फंक्शन कॉल। उस फंक्शन कॉल में क्या होता है? फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, दैट्स इट। फंक्शन कॉल में क्या होता है? फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। तीसरी चीज, पैरेंथेसिस के अंदर क्या होगा? तीन में से कोई एक होगा। या तो ये स्ट्रिंग होगी, या ये नंबर होगा, या एक्सप्रेशन होगा, या इन तीनों का मिलाप होगा। मिलाप से मुराद इन तीनों में से कोई सी दो आ सकती हैं, तीनों आ सकती हैं, तीनों में से एक आ सकती है। मिलाप से ये मुराद है। समझ आ गई बात? अब मैंने तो ये भी बताया स्ट्रिंग क्या होती है। कितने लोगों को पता है स्ट्रिंग? स्ट्रिंग किसी को पता है? अच्छा, बेसिकली एक, सॉरी, हाँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग एक ही है हर जगह। स्टेटमेंट को स्ट्रिंग बोलते हैं। मैं जरा उसकी प्रिसाइज कर देता हूँ, ठीक है, किसी हद तक। एक आपने लिखा ना यहाँ पे ए, या ये एच है, तो ये एक, इसको हम क्या बोलते हैं? या अल्फाबेट, या क्या बोलते हैं? कैरेक्टर। नॉर्मली अल्फाबेट इंग्लिश में बोला जाता है, प्रोग्रामिंग में क्या बोलते हैं? सिंगल एक को कैरेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरेक्टर बोलते हैं। जब दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? स्ट्रिंग। सिंपल इज दैट। HELLO, ये स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5। तो एक स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स हो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग की लेंथ। क्या कहते हैं? तो हेलो एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है? अपने अपने नाम और उनके कैरेक्टर काउंट करके मुझे लेंथ बताएं जरा। आपके नाम की लेंथ कितनी है? या आपके नाम की जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है? 6। आपके नेम की 5। तो क्या नहीं लेना, गेन लेना है, मैं वेरीफाई नहीं करने लगा जी। आपके नाम 6, आपके नाम की, और आपके नाम की। पता लग गया? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। वैसे तो बहुत कुछ ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हुआ है, तो वैसा क्यों नहीं है वो बात की बात है। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ समझ आ गई बात आपको? तो स्ट्रिंग का मतलब ये है कि एक कैरेक्टर एक अच्छा, जरूरी है कि कैरेक्टर सिर्फ अल्फाबेट्स ही हो, यानी ए से लेके जी तक हो। कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर भी होता है। ये इवन एक नंबर है ना, ये भी कैरेक्टर हो सकता है, डॉट भी कैरेक्टर हो सकता है,
anything that you can find on the screen that can be as termed as a character. समझ आ गई बात? तो आप जरा सुने, मैं शुरू कहां से की थी कहानी। राउंड ब्रैकेट्स में तीन में से एक हो सकता है, या तो ये स्ट्रिंग होगी, इस केस में ये क्या है, या ये नंबर होगी, अगर मैं इसको हटा दूं, कब स्ट्रिंग होगी कब नंबर होगी ये भी अभी आपका हेडेक नहीं है, बस ये सब याद रखेंगे। इस राउंड ब्रैकेट में तीन चीजें हो सकती हैं, ठीक। अच्छा ये तीन अभी पहले एक हफ्ते के लिए तीन हो सकती है ठीक है ना, अगले हफ्ते में तीन से ज्यादा हो जाएंगी, और 4 या 5 है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो पहले स्ट्रिंग थी, अब क्या हो गया, ये नंबर हो गया, और अब क्या हो गया, ये अब क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। मैथ में दो या दो से ज्यादा टर्म्स जो आपस में किसी ऑपरेटर से लिंक होती हैं उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये मैथ की डेफिनेशन है, ये प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन नहीं है, जो आज तक हमने हमको किसी ने नहीं बताई, ठीक है। दो टर्म्स हैं, कौन सी टर्म्स हैं, एक 25 और एक 23। दो टर्म्स किसके साथ लिंक्ड हैं, ये कनेक्टेड है, प्लस के सिंबल्स के साथ। प्लस को ऑपरेटर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑपरेट। इंक्रीमेंट के तू आ गया भाई, अल्लाह तो प्लस एडिशन ऑपरेटर है, प्लस क्या है, एडिशन ऑपरेटर है, ठीक। माइनस क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। वो जो स्लैश है वो क्या है, डिवीजन ऑपरेटर है। वो जो परसेंटेज साइन है वो क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर है। ये सारे ऑपरेटर है, लेकिन जहां दो दफा प्लस लिखा हो ना वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, एक दफा प्लस, ठीक है, समझ आ गई ना। और इन सारों को मिला के क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अलजेब्रा में अरिथमेटिक नहीं पढ़ा आपने, तो ये मैं प्रोग्रामिंग नहीं समझा रहा, ये वो मैथ के आपके जो गलत कॉन्सेप्ट हैं या है ही नहीं ना, उनको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक। तो एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर, ये सारे क्या कहलाते हैं, ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, लेस देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये सारे क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। वो भी ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल क्यों, ये दो क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करते हैं। हर एज इज ग्रेटर देन हर एज, या हर एज इज ग्रेटर देन हर एज। तो ये जो बीच में ग्रेटर देन लगाया है, ये किस लिए लगाया, दो बंदों की एज को कंपेयर करने के लिए। तो ये दो बंदों को रिलेट कर रहा हूं ना, आपस में कंपेयर कर रहा हूं ना, किस ऑपरेटर के थ्रू कर रहा हूं, रिलेशनल ऑपरेटर। समझ आ गई बात, सॉरी। रेशियो से मुराद आपका दो चीजों का आपस में कंपैरिजन होता है उसमें। बाय द वे रिलेशनल में रेशियो नहीं आता फिलहाल, वो डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है दोनों का, वो दोनों का ताल्लुक जरूर है, दो चीजों दो क्वांटिटीज का आपस में रिलेशन जरूर है, लेकिन दो चीजों का आपस में कंपैरिजन शायद नहीं है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर समझ आ गया, बाय द वे मैं समझा कुछ और रहा था, चलो इसी बहाने ऑपरेटर समझ आ गया ना, अगली बात ऑपरेटर समझानी थी वो पहले ही समझ आ गया, ठीक। तो खैर मैं समझा रहा था कि राउंड ब्रैकेट में तीन में से कोई एक होगा अभी तक, या स्ट्रिंग होगा, या नंबर होगा, या एक्सप्रेशन होगा, या इन दोनों का मिक्स होगा। अभी मिक्स नहीं हुआ कुछ भी, तीन अलग अलग हो गई ना, स्ट्रिंग भी था। अच्छा जब स्ट्रिंग होगा, जरा आप इनको जरा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है, जरा ये भी सुन लीजिएगा गौर से। जब स्ट्रिंग आएगी ना, स्ट्रिंग, तो अक्सर स्ट्रिंग या सिंगल कोट्स में आएगी या डबल कोट्स में आएगी। स्ट्रिंग जब होगी या वो सिंगल कोट्स में आएगी या वो डबल कोट्स में आएगी। तो अगर स्ट्रिंग सिंगल कोट या डबल कोट में आए तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट। क्या कहेंगे उसे, ठीक है, सारे होंगे ना। मतलब स्ट्रिंग का सिर्फ एक है कि स्ट्रिंग के अगर गुलाफ चढ़ा दो तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट बन जाएगी। और वो गुलाफ क्या है, सिंगल कोट, डबल कोट, या एक और भी है बैकटिक, लेकिन बैकटिक की भी बात नहीं करते। इसको पता लगाने की जरूरत नहीं, जितना दिल करे सिंगल ला लो, जितना दिल करे डबल ला लो नहीं होता है, पता है कहां पे होता है, जब आप एक सिंगल कोट्स के अंदर दोबारा सिंगल कोट यूज करेंगे तो वहां होता है। अदरवाइज जितना दिल करे सिंगल ला लो, जितना दिल करे डबल ला लो, और एक और भी है बैकटिक, जितना दिल करे बैकटिक भी ला लो फिलहाल के लिए, ठीक है। सो कौन सा,
जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना एनी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। आप जरा देखें 2 3 प्लस 2 5, ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है? है ना? तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहे। इन्हें सिंगल कोट्स में डालें तो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग जब भी आएगी ज्यादातर किस सूरत में आएगी? सिंगल या डबल कोट्स में आएगी। तो उसे हम सिर्फ स्ट्रिंग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब मुझे बताएं कांस्टेंट क्या होता है? जो चेंज नहीं होता, जो हमेशा, समझ आई बात? तो खैर, जब भी आप, अच्छा मैं प्रॉम्प्ट्स के बजाय वापस चला जाता हूँ अलर्ट में। तो हेलो जैसे मैंने लिखा था वैसे ही आ गया, कोई चेंज उसमें, क्यों? स्ट्रिंग कांस्टेंट था। ठीक, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी हेलो के बजाय, अगर ये 56 बगैर सिंगल कोड या डबल कोड के लिखा है तो ये नंबर है, अगर ये सिंगल या डबल कोड में लिखा है तो क्या है? ये नंबर नहीं होगा, फिर क्या होगा? दैट्स ग्रेट। ये 56 अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये 56 क्या है? नंबर है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं तो ये क्या है? ये वाला 56 क्या है? स्ट्रिंग कांस्टेंट। फर्क अभी समझ में आएगा। अगर मैं 56 प्लस 23 लिख दूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? दोनों ऐड होके उनका रिजल्ट आएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं ये काम यूं करूं तो मेरे पास क्या आएगा? आप समझ आए? स्ट्रिंग कांस्टेंट का मतलब है एज इट इज, कांस्टेंट, डोंट चेंज। तो नंबर्स आर इवैल्यूएटेड, स्ट्रिंग्स आर नॉट। इवैल्यूएटेड का मतलब कि उनकी कैलकुलेशन होकर हमें रिजल्ट दिखती है। खैर, बहुत ज्यादा अगर डीप नहीं हो गया, सारी चीजों को समराइज करता हूं। कीवर्ड्स, फंक्शन कॉल, फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस अगर साथ हो तो कॉल होगा, अदरवाइज सिर्फ फंक्शन नेम होगा। ठीक, फंक्शन नेम के साथ पैरेंथेसिस के अंदर तीन चीजें, और ये तीन चीजें हो सकती हैं या उन तीनों का मिक्स हो सकता है। एक स्ट्रिंग कांस्टेंट, अब मैं स्ट्रिंग नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, नंबर हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, या इन तीनों का, या इनमें से किसी भी दो या तीन का आपस में मिक्स हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात? अब जरा एक और चीज देखिएगा, मेरा चीजों को थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है मुझे, जहां बोर हो रहे मुझे बताइएगा। ठीक, मैंने कहा इन स्ट्रिंग कांस्टेंट और नंबर दोनों का मिक्स हो सकता है ना? तो अगर मैं ये लिखूं द रिजल्ट इज, उससे भी पहले एक और काम बता दूं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये लिखा दो नंबर्स के दरमियान क्या है? कौन सा? अर्थमेटिक में कौन सा? अर्थमेटिक इनकी कैटेगरी है ना, तो आप स्पेसिफिक बताएं ना कि अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर या सिर्फ एडिशन ऑपरेटर, दैट्स फाइन। दो नंबर्स के दरमियान जब कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? एवेल्युएट होकर हमें रिजल्ट देंगे। आप इसको माइनस कर दें, 53 में से 23 माइनस करें 33, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 53 में मल्टीप्लाई करें इतना बनता है, आप इसको डिवाइड कर दें, ये इतना बनता है, और आप इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर भी है लेकिन अभी वो नहीं बताऊंगा। वैसे अगर देखना है तो आप सिंपली ये कर लें। मॉड्यूलस ऑपरेटर पता है क्या होता है? which gives the remainder of division of two numbers, but don't worry, अभी छोड़ दें उसको। तो जब दो नंबर्स के दरमियान प्लस डाल दें तो नंबर्स को क्या कर देगा? वैल्यूएट कर देगा, ये ऐड कर देगा। लेकिन अगर मैं ये कर दूं, सिर्फ ये कर दूं, अब क्या ये ऐड होंगे? अब ये एक स्ट्रिंग है और दूसरा क्या है? एक स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है, और दोनों क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। क्या रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है? मैथ में कभी ऐसा हुआ है? क्या आप अपना नाम लिखें यासिर प्लस 23, तो वो लिख दीजिए 23 यासिर, यानी यासिर को वो, यानी स्ट्रिंग में नंबर ऐड
या नंबर में स्ट्रिंग ऐड? जब नहीं होगा तो होगा क्या? ये दोनों को क्या कर देगा? मिला देगा, साथ जोड़ देगा। इसको कहते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। क्या बोलते हैं? सिंपली कॉन्केटिनेशन, मिला देने को कहते हैं, जोड़ देने को कहते हैं। तो जब दो नंबर्स ऐड होंगे तो दोनों का क्या होगा? हमें सम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। जब एक नंबर और एक स्ट्रिंग ऐड होगी तो क्या होगी? कॉन्केटिनेशन। क्या होगी? जब दोनों स्ट्रिंग होगी तो फिर क्या होना चाहिए? फिर भी कॉन्केटिनेशन होनी चाहिए ना, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स आपस में ऐड तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन किसके लिए? नंबर्स के लिए, स्ट्रिंग्स के लिए तो नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? एज इट इज, जैसे अभी देखा आपने वैसे ही आपस में क्या होगी? कॉन्केटिनेट होगी। ठीक, अब जरा ये देखिएगा, रिजल्ट इज दिस, फिर प्लस, और मैं यहाँ लिखता हूँ जी 56 प्लस 32। जरा आप देखिएगा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दो तो नंबर है ना, इन दोनों को तो ऐड होने की कोई तकलीफ नहीं है ना, इन दोनों को ऐड होना चाहिए और फिर इसके साथ इनको क्या होना चाहिए? रिजल्ट को कॉन्कैटिनेट होना चाहिए। लेकिन याद रखें, जब एक सीक्वेंस में स्ट्रिंग और नंबर का कॉम्बिनेशन होगा और बीच में प्लस का साइन होगा, तो वो एक भी स्ट्रिंग होगी तो वो सबको क्या कर देगा? कॉन्कैटिनेट ही कर देगा, ऐड नहीं करेगा। समझ आ गई बात? दो नंबर्स है ना, अगर मैं ये हटा दूं तीसरा, स्ट्रिंग हो ही ना सिरे से, तो फिर ये दोनों नंबर्स क्या होंगे? एवेलुएट हो जाएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनेगा। लेकिन अगर किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कहीं भी एक स्ट्रिंग डाल दें तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं रहेगा तो वो कैलकुलेट, आप समझ आई? खैर, आपने जब सुना था ना इस पैरेंथेसिस में सिर्फ तीन चीजें होंगी तो बड़े खुश होंगे, बस सिर्फ तीन, बड़ा मजा आएगा। आपने देख लो उन तीनों की पॉसिबिलिटी कितनी बना दी मैंने। खैर, ये खुद ही याद हो जाएंगे आप, सिर्फ आगे जाके ये जब आए ना तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है? तो यहां तक समझ आ गई बात सबको? आगे नहीं समझ बात? अब हम एक काम करते हैं, मैं लिखता हूं जी प्रॉम्प्ट, और इसमें लिखता हूं जी मैं प्लीज एंटर अ नंबर। तो ये जो ब्रैकेट में जो भी लिखते हैं ना आप, ये बेसिकली पता है कहाँ शो होता है? जब आप प्रॉम्प्ट में लिखते हैं तो ये शो होता है बतौर लेबल, प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक, अब जरा सुनिएगा, मैंने कहा जी पैरेंथेसिस में कितनी चीजें हो सकती हैं? तीन। कौन कौन सी? नंबर, स्ट्रिंग कांस्टेंट, और जो भी होगा पैरेंथेसिस में उसको हम कहेंगे फंक्शन का पैरामीटर। क्या कहेंगे? फंक्शन का। अब ये लाइन पूरी हो गई, ये लाइन ही पूरी करनी थी एक। इस लाइन में क्या है? ये ओवरऑल पूरी लाइन क्या है? फंक्शन कॉल। ये ओवरऑल पूरी लाइन क्या है? इसमें पहला कीवर्ड जो है वो क्या था? फंक्शन नेम। अगर फंक्शन नेम को विद पैरेंथेसिस पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? फंक्शन कॉल। ठीक, फंक्शन नेम फंक्शन कॉल हो गया। इस लाइन में आखिरी चीज रह गई है कि पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ है, तो पैरेंथेसिस के अंदर तीन में से कोई एक चीज हो सकती है, अभी मैंने कहा, या तीनों का मिक्स हो सकता है। लेकिन जो कुछ भी होगा, चाहे नंबर हो चाहे स्ट्रिंग हो, उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन पैरामीटर, या पैरामीटर टू द फंक्शन। समझ आ गई बात? अब जरा एक लाइन याद रखिएगा, ये लाइन आपको बाद में काम आएगी। फंक्शन इज लाइक अ मशीन। फंक्शन इज लाइक अ मशीन। क्या करती है? यू गिव इट, चप्पल बनाने वाली मशीन है, आप उसमें रॉ प्लास्टिक डालते हैं, वो आपको चप्पल बना के देती है। समझ आ गई बात? खुद से तो चप्पल नहीं बनाती, उसको क्या पता किस साइज का बनाना है, किस शक्ल का बनाना है, किस कलर का बनाना है, ये पता है उसको? नहीं पता ना। तो मशीन में कोई बटन लगा होगा जहां आप उसको प्रेस करेंगे तो कलर स्पेसिफाई करेंगे या रेड कलर का हो, दूसरा बटन लगा होगा तो उस पर दबाएंगे तो उसको बताएंगे इस साइज का हो, तीसरा होगा तो बताएंगे आप हार्ड प्लास्टिक और सॉफ्ट टाइप ऑफ दैट थिंग। इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या बोला? फंक्शन इज लाइक अ मशीन
यू गिव इट एन इनपुट, फंक्शन गिव्स यू एन आउटपुट। लेकिन वो जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? वो जो पैरामीटर आप साथ दे रहे हो। पैरामीटर क्या है? विच कलर, विच टाइप, विच साइज। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी सिमुलेट किया कि फंक्शन इज लाइक अ मशीन, यू गिव इट एन इनपुट, इट गिव्स यू एन, लेकिन वो आउटपुट किस पे बेस करेगी? द पैरामीटर्स दैट यू गिव, द पैरामीटर्स दैट यू, समझ आ गई बात? खैर ये तो वैसे अभी ये जो मैंने कहा है सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि फंक्शन इज लाइक अ मशीन, बस दैट्स इट। तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप फंक्शन को क्या देंगे? इनपुट। फंक्शन आपको क्या देगा? समझ आ गई? तो आपने एक मशीन बना ली। अब फंक्शन भी आ गया, फंक्शन पैरामीटर भी आ गया। अब जरा कुछ थोड़ा सा ना शरारती करते हैं, मतलब बिल्कुल ही सिंपल बोरिंग सा हो गया ना, सारी कहानियां ही कहानियां। मैंने आपको ये बोला है कि आप यहाँ जो भी नंबर एंटर करेंगे, तो यहाँ क्या एंटर कर सकते हैं आप? या तो नंबर एंटर कर सकते हैं आप, या स्ट्रिंग एंटर कर सकते हैं आप, या एक्सप्रेशन एंटर कर सकते हैं आप, या इन तीनों चीजों का मिक्सचर यूज कर, और कुछ एंटर कर सकते हैं तो मुझे मिलता है। इमेज एंटर कर सकते हैं तो, वीडियो एंटर कर सकते हैं तो, जगह ही नहीं, कैसे एंटर करेंगे भाई? नहीं कर सकते ना। जो कुछ भी मैं एंटर करूंगा, सॉरी, वो कर सकते हैं लेकिन वो भी तो स्ट्रिंग ही होगी ना। यानी कुछ भी कर सकते हैं लेकिन वो होगी तो स्ट्रिंग ही ना। जो कुछ भी हम एंटर करेंगे यहाँ पे व्हाटसोएवर, ओके दबाएं या कैंसिल दबाएं, सारी बला जाने किधर गया। ठीक है ओके दबाएं किधर गया कोई पता नहीं, कैंसिल दबाएं किधर गया कोई पता नहीं, डायलॉग गायब हो गया। बस एक बंदा आया, उसने हमारे पास जो कुछ था लिया, खलास, गायब। तो हमें गायब तो नहीं करना ना। अब जरा यहाँ पे थोड़ी सी इसकी ब्यूटी देखेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि जो कुछ यूजर ने एंटर किया है ना, वो हम कहीं स्टोर करें। क्या करें? कहीं स्टोर करें, कहीं सेव करें। अब भाई सेव कहाँ करें हम, ये एक मसला है। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर में सेव करने के लिए किसी चीज को दो जगह है हमारे पास। कोई बता सकता है कौन कौन सी? पांचवी छठी से शुरू होती है पढ़ना आप लोग। सही, वेरिएबल। अच्छा आपको पहले से पता था मुझे, गुड आंसर। लेकिन मैंने, मेरा ये सवाल नहीं था कि वेरिएबल, ये थोड़ा सा टेक्निकल आंसर है। मैं जरा लेमैन सादा जुबान बिल्कुल जायलों वाला क्वेश्चन पूछा है। कंप्यूटर में कोई चीज सेव करने के लिए हमारे पास दो जगह होती हैं, कौन कौन सी? हार्ड ड्राइव, वेरी गुड। और दिस इज द आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग। और यूएसबी छड़ पर है, मैं कंप्यूटर की गल कर रहा नाल कोई और पेरिफेरल डिवाइस नहीं लानी, मैं कोई एक्स्ट्रा डिवाइस नहीं लगानी, सिर्फ कंप्यूटर। बताते खुद। वैसे दो से ज्यादा होती है लेकिन दो तो बड़ी कॉमन होती है, एक रैम और एक हार्ड डिस्क। एक रैम और, आपको पता है ये आपको स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है ये कहाँ रिजाइड कर रहा है? रैम में। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो वो बेसिकली कहाँ रिजाइड कर रहा होता है? जब मैं इसे बंद कर दूंगा तो वापस कहाँ चला जाएगा? हार्ड डिस्क। ठीक, तो इसका मतलब है कि रैम पे कोई भी चीज जो होती है वो टेम्पररी होती है, जो हार्ड डिस्क पे कोई चीज स्टोर होती है वो क्या होती है? परमानेंट होती है। अब जरा वापस आते हैं। मैंने बोला कि यूजर ने यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है। अब मैं इसे ओके करूंगा तो मैं चाहूंगा कि मैं इस चीज को कहीं सेव करूं। तो सेव करने के लिए कितनी जगह है मेरे पास? तो या तो हार्ड डिस्क या रैम, दोनों जगहों में जाके सेव कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि मैंने सिर्फ यूजर से नंबर लिया और मैं जस्ट शरारतें कर रहा हूँ, पंगे ले रहा हूँ, तो हार्ड डिस्क परमानेंट स्टोरेज है, वहां जो चीज सेव करेंगे वो परमानेंट सेव हो जाएगी जब तक आप खुद उसे मैनुअली डिलीट। रैम वो चीज है जो कोई परमानेंट स्टोर नहीं होती, आर्जी तौर पे स्टोर होती है। जो ही आप प्रोग्राम बंद करते हैं रैम से सारा डाटा क्या हो जाता है? फ्लश हो जाता है। रैम इज डिजाइन लाइक दैट, इसको इंटेंशनली डिजाइन ही ऐसा किया गया। ठीक है, तो क्या ख्याल है कहाँ सेव करूं इसको? रैम। प्रोग्रामिंग में जितना भी डाटा आप सेव करते हैं ना, जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान रिक्वायर्ड होता है, वो कहाँ सेव किया जाता है? रैम में। अब आप सोचें आप कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, आप रैम को काबू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो 459 मैंने नंबर लिखा है इसको सेव करूं कहाँ पे? रैम में सेव करूं। ठीक है, ताकि मैं उसको कहीं यूज कर सकूं। यानी मेरा मकसद ये है कि मैं दो प्रॉम्प्ट्स लिखूं और यूजर को कहूं तुम दो नंबर एंटर करो। पहले प्रॉम्प्ट पे यूजर पहला नंबर एंटर करे, दूसरे प्रॉम्प्ट पे
दूसरा नंबर एंटर करे और मैं फिर उसको क्या कर दूं, ऐड कर दूं, दोनों नंबर को क्या करूं, ऐड कर दूं, एक छोटा सा कैलकुलेटर बन जाएगा जी। क्या सवाल? यस, दो चीजें होती हैं, हमें जो प्रोग्राम प्रोग्राम हमें टेम्परेली एग्जीक्यूट करना होता है। क्यों? आप ऐसा सपोज कर सकती हैं कि आपने कोई गेम ओपन की है मोबाइल पे और आप वो गेम कहें जी मैं 3 दिन के लिए ओपन कर रही हूँ, मुमकिन है? मुमकिन है? आप गेम खेल के बंद कर देंगे ना, तो ये टेम्परेरी नहीं है तो और क्या है? हाँ, उस गेम में एक चीज हो सकती है कि आपने जितने स्कोर बनाए हैं वो स्कोर कहीं परमानेंट स्टोर हो जाए। गेम परमानेंट कहीं स्टोर, मतलब गेम ऐसा पूरी गेम के खेलने की स्टेजेस सारे, इसका मतलब ये है कि आपने पूरी गेम को परमानेंटली नहीं चलाना या परमानेंट सेव नहीं करना, बल्कि आपने उस गेम के डेटा को परमानेंटली सेव करना है। प्रोग्राम्स आर नॉर्मली क्लोज्ड, द डेटा ऑफ द प्रोग्राम इज सपोज्ड टू बी सेव्ड परमानेंटली, ठीक है? और फिर वो भी ऐसा है, आप कहेंगे कि मैं कैलकुलेटर में लिखूं, मैं कैलकुलेटर में कोई हिसाब किताब करूं अपनी दुकान का, और मैं कहूं नहीं मैं एक साल तक तुम सेव रखो, एक साल बाद मैं दोबारा आ गया, कैलकुलेटर इस मकसद के लिए है ही नहीं। वो किस मकसद के लिए? सिर्फ आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, दैट्स इट। हाँ, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसी तो आप फिर उसको ऐसा डिजाइन कर लें कि आप उसका डेटा परमानेंट सेव कर लें, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता भी है और नहीं भी होता, ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड है। तो अभी हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी हम परमानेंट सेव किसी चीज को नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जब भी हम कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम का डेटा। प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स परमानेंटली स्टोर की जाती हैं और प्रोग्राम का डेटा परमानेंट स्टोर भी किया जा सकता है और परमानेंट स्टोर नहीं भी किया जा सकता। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये क्या है? प्रोग्राम की स्टेटमेंट, दिस शुड बी स्टोर्ड परमानेंटली। लेकिन ये जो मैं प्रोग्राम को दे रहा हूं, ये क्या है? डेटा है। इसको कैलकुलेशन के बाद बेशक मैनेज हो जाए, मुझे नहीं चाहिए, दैट्स इट, फिनिश। ठीक? लेकिन हमारे पास ऐसे तरीके हैं कि हम इस डेटा को भी परमानेंट सेव कर सकते हैं, और यही इम्तिहान है प्रोग्रामिंग का, बस दैट्स इट। एनीवेज, तो परमानेंट स्टोर करने वाली कहानी तो बड़ी है ना। अभी हमें बेसिकली कोई पहला इब्तिदा तो करें ना, हम इसे कहाँ सेव करें? रैम में सेव करते हैं, ठीक है? लेट्स सी। आपको डेटा कहीं सेव करने के लिए पहले वो जगह तो चाहिए ना, वो जगह तो बनाए ना जहाँ सेव करना है आपको। मतलब घरों के बाहर दूध वाला आता है और वो आपको कह जी कि मैंने मतलब दूध ले लें, तो आप कहेंगे जी दूध डाल दें, तो कहेगा कहाँ डालूं भाई? को बर्तन, को प्लेट, को देचका, को प्याला, को ग्लास, कप, कुछ ना कुछ तो दो ना। तो वो जो कुछ ना कुछ है वो क्या, बेसिकली वो कंटेनर है जिसके अंदर आपने क्या करना है? दूध डालना है। समझ आ गई बात? तो इसका मतलब है मैंने डाटा स्टोर करना है। डाटा कहाँ से आएगा? यूजर देगा। कहाँ से देगा? बता दिया आपको, यहाँ से यूजर देगा डाटा। इसको कहाँ करना है सेव आपने? किसी बर्तन में, किसी कंटेनर में। तो वो कंटेनर क्या है? हियर इज द न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड एज फॉर। फॉर इज शॉर्ट फॉर्म फॉर वेरिएबल, और आप यहाँ लिख दें ए, बस इतना, फिनिश, खलास। ये जो वार है ना, ये कीवर्ड है। आपने कितने पढ़ लिए? 4, अलर्ट, प्रॉम्प्ट, कंफर्म और वार। ये कीवर्ड है, ये हमेशा आप लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? कब लिखते हैं? किस मकसद के लिए लिखते हैं? ये बात। आगे मैंने क्या लिखा? ए। नॉर्मली होता क्या है कि आपकी जो रैम होती है ना, कंप्यूटर की रैम, आपने कभी देखी है? देखिए, आपने देखी है? आपने देखी है? आपने देखी है? आपने देखी है? आपने देखी? जिसने नहीं देखी वो बेचारा मेरी तरह है। मैंने भी मास्टर्स तक शायद रैम देखी भी नहीं थी होती क्या। ठीक है, बस तस्वीर ही देखी होगी। तो तस्वीर तो गालिबा साहब ने देखी होगी। असल में रैम जब आप देख भी लेना तो आपको कुछ नजर नहीं आएगा, वो चिप्स ही होगी, ग्रीन कलर का बोर्ड सा होगा, उसके ऊपर काली काली वो ब्लैक सी वो 3-4 चिप्स चिमटी भी होगी। आप कहेंगे यार केड़ी बड़ी फनकारी, तुझे ताकले देख के कर लिया। ठीक है, तो असल काम रैम को देखना नहीं है, असल काम उसकी फंक्शनैलिटी को समझना है। तो नॉर्मली जब आप किसी बुक में देखेंगे तो रैम की शक्ल इस तरह ड्रॉ होगी। रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स। अब मैंने 2-3 वर्ड्स बोले हैं, कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स, 2 ही वर्ड बोले, कंसेक्यूटिव और
कंसेक्टिव का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, ये 5 कुर्सियां पड़ेंगी, ये कंसेक्टिव है? नहीं, क्यों नहीं? नेक्स्ट टू ईच अदर तो है, मतलब दिस चेयर इज नेक्स्ट टू दिस, दिस इज नेक्स्ट टू दिस, या दिस इज नेक्स्ट टू दिस। क्यों जी? बीच में गैप है ना भाई, बीच में गैप नहीं है। अगर वो पिछली वाली कुर्सी यहाँ डाल के लाते फिर मैं कहूंगा these 5 आर कंसेक्टिव, मैं कहूंगा ये these 3 चेयर्स आर कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मतलब क्या है? एडजस्टेंट, जुड़ी हुई, साथ साथ मिल के बैठे हुए, बीच में कहीं गैप आ जाए तो वो कंसेक्टिव। RAM consists of large number of consecutive memory blocks, consecutive memory blocks। तो ये कुर्सी क्या है? स्पेस नहीं है, मेमोरी है ना, यहाँ किसी चीज ने स्टोर ही होना ना, बंदा बैठा तो मतलब समझे कोई, वो स्पेस ही उसने ऑक्यूपाई की है ना। तो इसका मतलब ये है कि मेमोरी ब्लॉक्स क्या होते हैं? अ स्पेस वेयर वी कैन स्टोर समथिंग। मेमोरी ब्लॉक्स क्या होते हैं? अ स्पेस वेयर वी कैन। और कंसेक्टिव क्या होता है? साथ जुड़े हुए, मिले हुए। तो ये क्या है? ये कंसेक्टिव है ना, 1 2 3 4 बॉक्सेस। RAM consists of large number of consecutive memory blocks, each block can store a piece of data। that's simple तरीन definition। अब अज्यूम करेंगे यहाँ इन 5 कुर्सियां कंसेक्टिव लगी हुई, यानी बीच में स्पेस ये जो फिल हो गया है, इन 5 पे किसी ने बैठना है, तो अगर इन पे कुछ ना लिखा हो, नंबर, टैगिंग हैगिंग कुछ ना हो, तो जो आएगा वो कहेगा ए मेरी है, ए मेरी है, ए मेरी है, कोई रोकने वाला नहीं है ना। लेकिन अगर इनमें 5 के 5 पे मैं नाम लिख दूं, दिस इज फॉर अरबाब, दिस इज फॉर असनैन, दिस इज फॉर आप, दिस इज फॉर आप, दिस इज फॉर आप, नाम लिखे हो आपके, तो फिर जब कोई बाहर से आएगा तो अगर आपको थोड़े बहुत एथिक्स होंगे जो हैं ऑब्वियसली, फिर आप सिर्फ किस कुर्सी पे बैठेंगे? जो आप आपके नाम पे, जो आपके लिए रिजर्व हुई होगी। लफ्ज रिजर्व एक और वर्ड मैंने बोला, जो आपके नाम के लिए क्या है? नाम लिखने का मतलब ये ना कि ये कुर्सी रिजर्व है भाई किसी के लिए, इधर आप नहीं बैठ सकते। क्लियर? RAM consists of large number of memory blocks, each block can store a value, each block is having a fixed size। हर कुर्सी का साइज फिक्स होता है पहले से। कोई बंदा अगर मेरे जैसा है ना, तो उसके लिए अगर 2 कुर्सियां चाहिए तो उसके लिए जाहिर है वो उसी तरह डिफाइन करना पड़ेगा। एनीवेज, large number of consecutive memory block, each block is having a fixed size and each block is having a unique address। ये जो नंबरिंग की बात कर रहा था, अगर मैं आपके नाम लिख दूं या उस पर नंबर लिख दूं तो फिर क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएंगी ना। तो अब जरा रैम की डेफिनेशन पूरी होगी है। रैम कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स, ईच ब्लॉक इज हैविंग a fixed size, it can store some value and it is having a unique address। that's it। ठीक है, ये वो बाहर रत्ती जी, वो रत्ती नहीं, वो जो सावी सी वो चिप होती है ना, ये उसके अंदर की ये कहानी होती है। समझ आ गई ये बात? अब जब मैंने कहा कि ईच ब्लॉक इज हैविंग अ फिक्स्ड, हैविंग अ यूनिक एड्रेस, ये जो एड्रेस होते हैं ना, ये इस तरह हेक्साडेसिमल में होते हैं, जो आपको समझ नहीं आते, चाहते हुए भी समझ नहीं आते। या हेक्साडेसिमल में होते हैं या बाइनरी में होते हैं। तो तमाम मेमोरी ब्लॉक्स के एड्रेसेस को याद रखना मुमकिन ही नहीं है। आप कहेंगे याद क्यों रखेंगे? तो भैया आपने अगर कहीं डेटा सेव करना है किसी जगह पे, तो आपको पता होना चाहिए ना किस ब्लॉक में सेव करना है। तो किस ब्लॉक में सेव करना है उसको पता करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? उसका एड्रेस पता होना चाहिए। तो एड्रेस तो याद नहीं रहते भाई। तो इसके लिए प्रोग्रामर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि भाई आप किसी भी ब्लॉक को अपनी मर्जी का नाम दे दें। यानी मैं कहूँ ये इस ब्लॉक का नाम क्या है? ए है। इस ब्लॉक का नाम क्या है? बी है। इस ब्लॉक का नाम क्या है? अब मुझे बताएं कि इतना लंबा चौड़ा नाम याद, नंबर याद रखना आसान है या ये अपना दिया हुआ नाम याद रखना आसान है? हर न्यूली बॉर्न बेबी जो पैदा होता है, आपको पता है हॉस्पिटल से उसको उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे उसको एक यूनिक नंबर असाइन होता है पैदाइश से ही। जब वो बालिग होता है, 18 साल को पहुंचता है, तो उसका आईडी कार्ड बनता है, तो वो नंबर उसका आईडी कार्ड बन जाता है और वो सारी जिंदगी उसके साथ एसोसिएटेड रहता है। तो फिर आप ये कहें ना जी कि ना रखने दी की लोड़ है, नंबर है ना। फिर अरबाब साहब की जगह हम बोलते 37405239942338 है। अरबाब साहब को बुलाना था, हाँ जी 034782385954623। कोई हर बंदे का यूनिक नंबर है, ना रखने की लोड़ की है, नवी मुसीबत। तो नाम तो रखते हैं ना, वो नंबर भी यही हिसाब है। हर मेमोरी ब्लॉक का यूनिक नंबर होता है, लेकिन हम वो नंबर याद रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। हम उनको क्या देते हैं? एक नाम दे देते हैं। ये जो नाम होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। मैं उस पे आता हूँ बाद में।
ये जो नाम होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल नेम्स। क्या कहते हैं इनको? वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम की क्या वेरिएबल की क्या डेफिनेशन है? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल की क्या डेफिनेशन है? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। जब भी मैं कहूँ ना ये वेरिएबल है, तो आपने क्या समझना है? अच्छा, ये मेमोरी में कोई एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक का एक फिक्स साइज होगा, उसका एक यूनिक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को एक नाम दिया गया होगा और ये वो नाम है। इस लाइन का ये मतलब है सिर्फ। ठीक है, बात समझ आ गई? तो वार जब भी लिखा हो कहीं, वैसे 3 कीवर्ड है, वार, लेट और कॉन्स्ट, लेकिन सिर्फ वार अभी याद रखें। वार कहीं भी लिखा हो और उसके आगे जो भी लिखा होगा आप समझेंगे कि ये वेरिएबल नेम है। तो अब ए क्या है? ए वेरिएबल नेम है, और इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में कोई एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक का नाम हमने क्या रखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ एक और लिख दूं वॉर बी, इसका मतलब क्या होगा कि मेमोरी में एक दूसरी जगह कोई ब्लॉक होगा, उसको मैंने क्या नाम दिया। और अगर मैं तीसरा लिख दूं वॉर सी, तो इसका मतलब मेमोरी में एक तीसरी जगह एक और ब्लॉक होगा, उसका नाम क्या है? समझ आ गई? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अब आप कहेंगे जी सान की लोड पे याद आता रद्द करने की लोड है दी, तो ये नेम्ड मेमोरी लोकेशन क्या कंटेनर नहीं है? और इसकी डेफिनेशन ये है कि इन ब्लॉक्स में आप कोई पीस ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। सारे डॉट्स कनेक्ट कर लिए आपने? अब जरा आगे, ये जो आप यूजर से इनपुट लेंगे, अभी तक ओके कैंसिल करते हैं, डेटा किधर जाता है कोई पता? आपने उसको कहां भेजना है? रैम में। कहां सेव करना है? रैम में। डेटा सेव करने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है भाई, वेरिएबल। रैम में डेटा सेव करने के कितने तरीके हैं? एक ही, वो कौन सा? वेरिएबल। तो मैं क्या करूंगा? a इक्वल्स टू दिस, दैट्स इट। तो आगे बात, इसका मतलब क्या है? ये मैंने कहा, इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं इसको? वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब मैंने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने इसको उसी को डिक्लेयर कर दिया है कि यहाँ किसी बच्ची ने बैठना है। मैं उसका नाम ले लेता हूँ एबीसी एक्स वाई जी। इसका मतलब क्या है कि ये डिक्लेयर्ड है। डिक्लेयर का मतलब ये जगह रिजर्व हो चुकी है, इस पे कोई और। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब क्या है? मैंने ए को डिक्लेयर कर लिया है। अब क्योंकि देखे ना, रैम सिर्फ आप ही तो यूज नहीं कर रहे ना, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो रैम यूज कर रहा है ना, वो भी तो अपनी चीजें, और उसने भी तो रैम के काफी सारे ब्लॉक्स ऑक्यूपाई किए हैं ना। तो आधी रैम तो वैसे ही ऑक्यूपाई होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। जो आधी बचती है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रैम, यानी वो यूजर के लिए रिजर्व होती है कि यूजर जो प्रोग्राम लिखेगा ना, ये उसके लिए। तो वहां जो जगह खाली होगी ना, ये ए उसको जाके ऑक्यूपाई कर लेगा। अब वो जगह मिल गई, वो अंदर से खाली है। वो क्या है? खाली है। तो अगर मैं इस लाइन के बजाय इस लाइन से पहले थोड़ी देर बाद वापस इस लाइन पे आता हूँ, अगर मैं ये लिख दूं ना a इक्वल्स टू 45, इसका मतलब क्या है? वो जो पहले खाली थी, अब मैंने 45 को a के अंदर असाइन कर दिया। ये लाइन, ये पूरी लाइन क्या कहलाती है पता है? इसको हम कहते हैं 45 एक वैल्यू है जो मैंने असाइन कर दी है किसको? a को। यहाँ इक्वल टू का मतलब इक्वल टू नहीं होता, प्रोग्रामिंग में इक्वल टू का मतलब इक्वल टू, उसके लिए डबल इक्वल होता है। ठीक है, जब एक इक्वल आए तो इसका मतलब क्या होता है? ये असाइनमेंट हो रही है। 45 एक वैल्यू है जिसको मैं असाइन कर रहा हूँ किसमें? ए में। ए क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? नेम्ड मेमोरी लोकेशन। सिंपल। समझ आ गई बात? अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आगे प्रोग्रामिंग की मेरी जिम्मेदारी है, वो बहुत आसान है। ठीक है, वैसे तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। तो अब ये मैं 40, ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो ये क्या है फिर? ये एक वेरिएबल को इनिशियल वैल्यू नहीं दे रहा मैं। ए है जो खाली था बेचारा, मैंने कहा इधर किसी को बिठा दो, आर्जी तौर पे ना किसी बच्चे को बिठा दो, ताकि वो ये जगह ऑक्यूपाई ना करे। जब वो बड़ा बंदा एक्चुअल जिसकी चेयर है वो आ जाएगा तो उसको उठा देंगे। समझ आई बात? तो ये मैंने इनिशियल वैल्यू दे दी है ए को, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब मैं इनिशियल वैल्यू देने के बजाय मैं क्या करता हूँ यार, तो वो वैल्यू भी मुझे ना देनी पड़े, यूजर आए, यूजर जो भी वैल्यू दे वो वैल्यू कहाँ जाएगी? वेरिएबल में। तो अब आप बिहाइंड द सीन अज्यूम कर लें, वो डायग्राम दोबारा कभी जिंदगी में ड्रा नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये अज्यूम करना है कि जब भी हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू दे रहे होते हैं तो एक्चुअली क्या होता है? वो वेरिएबल रैम में ऑक्यूपाई होता है, जगह ऑक्यूपाई करता है, और जो हमने वैल्यू दी होती है वो रैम में जाके
सेव होती है जी। ये भी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है, दैट्स गुड। वो जो पिछली वैल्यू थी वो हमने कहा था हमने हार्ड कोड कर दी, जो ही वेरिएबल लिखा उसमें एक वैल्यू हार्ड कोड कर दी, वो हमेशा वही रहेगी। लेकिन ये अब हार्ड कोड नहीं की, ये जो यूजर वैल्यू देगा वही जाके ए में स्टोर हो। ठीक है, अब जरा आते हैं, अब मैंने लिखा आपको शो रही है हमारी वैल्यू सेव हो गई ए में, सेव हो गई कहाँ है आपको क्या पता सेव हो गई, काम तो अभी भी हुई हो रहा है, घंटा दिमाग खा खा के भी। अब ये गारंटी है कि सेव हो चुकी है, लेकिन रैम आपको तो नजर थोड़ा ही आती है, वैल्यू गई कहाँ पे रैम में, तो रैम नजर थोड़ा ही आती है। अब हमें क्या करना है, एक और स्टेटमेंट पढ़नी है जो उस रैम से वैल्यू को उठा के वापस लाए और कहाँ शो करे, कहीं आउटपुट पे शो करे। जरा आप देखिएगा, मैंने लिखा अलर्ट, अलर्ट में मैंने कहा 3 में से एक होगा, या तो स्ट्रिंग कांस्टेंट होगा, या तो नंबर होगा, या एक्सप्रेशन होगा। अब चौथा भी पढ़ लें, अब चौथा भी पढ़ लें, देखिएगा मैंने जो ऊपर वाली लाइन में डाटा सेव किया है मेमोरी में, वो किस जगह सेव हुआ है, रैम में। रैम में किस कंटेनर में सेव हुआ है, ए में। यानी कंटेनर का नाम क्या है, ए क्यों दिया था, नाम ए क्यों दिया था, पहचान के लिए, पहचान के लिए। ये ले, अलर्ट में चौथी चीज आ गई, जो ना स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ना नंबर है, ना एक्सप्रेशन है, और ना इन तीनों चीजों का मिक्स है। ये कोई नई चीज आ गई है जिसमें ना डबल कोट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अलर्ट में कोई ऐसा नाम आ जाए जो कोट्स में भी ना हो, जो नंबर और एक्सप्रेशन भी ना हो, तो वो क्या होगा, वो किसी वेरिएबल का नाम होगा, वो वेरिएबल का नाम होगा। अब होगा क्या पता है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है, यानी ये जाके रैम में मेमोरी ये जगह रिजर्व हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर जाएगा अभी, जब ये लाइन चलेगी तो जो भी वैल्यू यूजर देगा ये उठ के कहाँ चली जाएगी, ए में। और जब ये लाइन चलेगी तो अलर्ट क्या करेगा, देखेगा अच्छा ये स्ट्रिंग कांस्टेंट भी नहीं है, ये एक्सप्रेशन भी नहीं है, ये नंबर भी नहीं है, उन तीनों का मिक्सचर भी नहीं है, तो गालिबन ये क्या होगा। ये मेमोरी में जाएगा, उसे पूछेगा हाँ भाई ए है इधर कहीं, हाँ जी है जी, दे दो जी, हम बाहर लेके जाना है, स्क्रीन पे लेगा। जावास्क्रिप्ट में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती है ना वो सीक्वेंस में चलती है हमेशा, पहली स्टेटमेंट पहले चलेगी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। ये कितनी स्टेटमेंट्स हो गई हैं, दो कितने, तीन ही नजर आ रही पहली स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या हो रहा है, इनिशियलाइजेशन हो रही है। तीसरी लाइन में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है रिजल्ट स्क्रीन पे। लेट्स सी, प्रॉम्प्ट पे अभी रुका हुआ है, पहली लाइन चल गई है, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, दूसरी लाइन चल के वहां कंट्रोल रुका हुआ है कि आप कोई वैल्यू दोगे तो आगे जाऊंगा। मैंने दिया जी 56, अब जब मैंने 56 दिया, ये कहां गया, रैम में। ओके किया तो अगली लाइन चलेगी ना 56। तो आपने एक चक्कर पूरा कर लिया, एक सफर पूरा कर लिया, आपने यूजर से वैल्यू ली, रैम में भेजी, रैम से ली, वापस स्क्रीन पे ले आए। ये खेल खेलना है आपने सारा, बस समझ आ गई बात। अगर आज का लेक्चर आपको समझ नहीं आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 5 दफा वीडियो देखें, 10 दफा देखें, मुझे भी फायदा पहुंचाएं और खुद को भी फायदा, ठीक है। लेकिन आज का लेक्चर जिस बंदे को समझ नहीं आया, मुझसे जावास्क्रिप्ट वो नहीं सीख सकेगा, फिर कहीं यूट्यूब से सीख ले, ठीक है। मेरा एक अपना स्टाइल है, हर बंदे का अपना स्टाइल है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सीखेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कहीं कि आप बहुत अच्छा जावास्क्रिप्ट सीख सकेंगे, क्योंकि डेप्थ यही है, बेसिक्स यही है, बुनियादें यही है। तो इसलिए मुझे भी फायदा पहुंचाएं, खुद भी फायदा लें, और आज के लेक्चर को भरपूर तरीके से लें। अब जरा इसको थोड़ा सा मैं जरा आपको, मैंने कहा ना वेरिएबल डिक्लेरेशन एक से ज्यादा हो सकती है। मैं अब लेता हूँ जी बी, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया तो मेमोरी में दूसरी जगह मैंने कहा लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्टिव ब्लॉक्स, तो ब्लॉक कम नहीं होने वाले कभी, उसकी टेंशन ना लें, जितने मर्जी वेरिएबल बना लें, ठीक है। अच्छा, उसका भी बड़ा टेक्निकल आंसर है कि कितने ब्लॉक्स, नहीं जी नहीं, मैं बताएं कितने ब्लॉक्स, आज हम पूछ के जाना है कितने ब्लॉक्स। कभी ऐसा शौक चढ़ा तो मुझे बताइएगा, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स के कितने ब्लॉक्स, ठीक है। लेकिन ये सवाल का जवाब तब दूंगा जब आपको शौक चढ़ जाएगा। मैं यही सारी चीजें बता रहा हूँ ना, कहीं आपको ये शौक चढ़ा ना कितना साइज। अभी मैं बड़ा सियाना हूं ना, अभी मैंने कुछ लफ्ज छुपा करके, मैं कि लैम्प कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स
तो मैंने लार्ज नंबर बताया, मैंने नहीं बताया कितने। ईच ब्लॉक इज हैविंग अ फिक्स्ड साइज, मैंने कहा जी हर ब्लॉक का एक फिक्स साइज होता है, ये बताया कितना, ठीक है। एंड ईच ब्लॉक इज हैविंग अ यूनिक एड्रेस, मैंने ये नहीं कहा कि वो यूनिक एड्रेस बनता कैसे, मैंने कहा बस होता है, देता कौन है वो यूनिक एड्रेस, ये मैं बड़ा चालाक आदमी, ये सारे कॉन्सेप्ट किसी दिन शौक चढ़ा तो बताऊंगा। बहरहाल अभी मैंने क्या कहा, दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब आपने सिर्फ ये समझना कि मेमोरी में दो ब्लॉक्स रिजर्व हो गए। अब मैंने एक ब्लॉक में ये किया, तो दूसरे ब्लॉक में कहा, मैंने कहा जी प्लीज इंटर नंबर, तो मैं यहाँ कहूंगा प्लीज इंटर अनदर नंबर। इसका मतलब अब सिंपल ये है कि मैं यूजर से दो नंबर्स लूंगा, उन दो नंबर्स को दो डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर। अच्छा अगर मैं ये ना करूं, ठीक है, मैं बी में एक वैल्यू साइन कर रहा हूं, ठीक, और बी को कहीं डिक्लेयर नहीं किया, इसका मतलब है यहाँ कुर्सी पड़ी भी नहीं है, और मैंने खामखा ख्याली पुलाव बगा दी जी फलां बंदा आएगा उधर बैठेगा, कोई जगह ही नहीं है तो किधर बैठेगा। इसका मतलब ये कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया और उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं, समझ आई बात। कुर्सी है ही नहीं, किधर बैठे, कोई कुर्सी नहीं है। खैर, सो दिस इज व्हाट you need to declare the variable in order to save the value in it। अब दो वैल्यूज आ गई, अब मैं ये करूं a प्लस बी, तो मैंने कहा था ब्रैकेट्स में क्या आएगा, एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग कांस्टेंट, नंबर, वेरिएबल, तो ये पांचवी चीज नहीं आ गई, पांचवी चीज आ गई ना, बहुत समझदार हो। और पांचवी चीज के बच्चों ये वही एक्सप्रेशन नहीं है, ये पांचवी चीज नहीं है, उन्हीं चार में से है। मैंने क्या कहा था, दो क्वांटिटीज के दरमियान प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। कितने पक्के फॉलोअर है ना आप, इसीलिए पाकिस्तान में पीरों का बिजनेस सबसे टॉप है। कोई एक खातून जाएगी किसी पीर के पास, कहेगी जो फलां बंदे ने दम किया था मैं ठीक हो गई, ओए होए हो, अगले दिन देखिएगा पीर साहब के दरबार में ना धड़ा धड़ लाइन लगी होगी दम कराने के। अब कितने पक्के फॉलोअर, मैं जो बात बोलता हूँ यस सर यही है। इसीलिए सबसे टॉप का बिजनेस में किसका है, पीर साहब है। जो पीर साहब ने कह दिया लोहे पे लकीर हो गया, बस और कुछ तो हो ही नहीं सकता। खैर, थोड़ा सा खुद भी सोचा करें यार, बाय अगर कोई पीर साहब ये सुन रहे हो तो मैं मकसद पे तनकीद करना नहीं है, मकसद हमारी अंधी तकलीद के बारे में बताना यार। अन्य बात ना किसी पीछे टूटता करो, ये पांचवी चीज कोई नहीं है, ये एक्सप्रेशन नहीं है भाई, ठीक है। एनीवेज, तो अब जरा देखिएगा हमारा कैलकुलेटर बन गया बाय द वे, मैंने लिखा, अच्छा अब यहाँ एक मसला आएगा, वो मसले का कल बताएंगे आगे। 56 और 3, 59 रिजल्ट आना चाहिए ना, 59 आना चाहिए ना, नहीं आएगा 59। क्या हो गया, इसने दोनों को क्या कर दिया, ऐड नहीं किया, कॉन्केटिनेट कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट, सॉरी, कॉन्केटिनेट क्या चीज होती है, अल्लाह दे बंदिया, दो स्ट्रिंग्स नहीं होती हैं, दो स्ट्रिंग्स होती हैं, तो मैंने तो दो नंबर दिए, उसने दोनों को मिला दिया, नंबर तो कॉन्केटिनेट होता ही नहीं है, कॉन्केटिनेट तो स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक। तो भाई मैंने तो नंबर दिए, तुमने खुद क्यों स्ट्रिंग बना ली, तो ये याद रखिएगा, जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस है ना जावास्क्रिप्ट में, इनपुट फील्ड्स, ये इनपुट फील्ड थी ना बेसिकली, प्रॉम्प्ट में आ गई तो क्या है, थी तो इनपुट फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स, जितने भी इनपुट फील्ड या टेक्स्ट बॉक्स थे, उनका डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि जब भी उन पे आप इनपुट देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ट्रीट होंगे, स्ट्रिंग ट्रीट होंगे, ये इस वजह से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर, वो अलग केस है, लेकिन बिहेवियर पता लग गया, ठीक। सॉरी, समझ नहीं आई, दोबारा बताऊं, मैंने ये कहा कि मैंने यहाँ दो नंबर दिए, एक नंबर दिया मैंने 78 और एक नंबर दिया मैंने 45। अब उसूलन 78 और 45 दोनों को ऐड होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक न्यूमेरिक कीपैड से कसम नंबर ही दिए हैं। अब जब मैं ओके करूंगा तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक 78 और 45 को क्या होना चाहिए था, ऐड होना चाहिए था, ऐड नहीं हुए। तो जब ऐड नहीं हुए तो क्या हुआ, कॉन्कैटिनेट हुए। तो कॉन्कैटिनेट क्या चीज होती है, नंबर तो नहीं होते ना, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट होती है, लेकिन इस केस में मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये क्या थे, नंबर थे। इसका रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल में जब भी आप किसी टेक्स्ट फील्ड या प्रॉम्प्ट बॉक्स, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसमें जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, जो भी करेगा, वो चाहे नंबर करे, वो खुद उसे क्या ट्रीट करेगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। अब
हमें उन्हें नंबर में कन्वर्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक और फंक्शन है कि हमें वो फंक्शन के जरिए हम इन स्ट्रिंग्स को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये हल हो जाएगा। ठीक, अच्छा चले आखिरी बात बता ही देता हूँ। मैंने क्या है बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है। प्रॉम्प्ट क्या है? बिल्ट इन फंक्शन है ना। और फंक्शन क्या होता है? इज लाइक अ मशीन। हम उसे इनपुट देते हैं और वो हमें क्या देता है? एक और फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में, बिल्ट इन ही है, जिसको हम कहते हैं पार्स इंट। जब मैं पार्स इंट लिखूंगा और साथ में फॉरन राउंड ब्रैकेट्स दे दूंगा तो ये क्या होगा? फंक्शन कॉल होगा। ये पार्स इंट का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज इसको देंगे तो ये आप उसको आपको क्या बना के दे देगा? इंटीजर बना के दे देगा। तो ये फंक्शन कॉल है ना। और फंक्शन मैंने आपको क्या कहा है? इज लाइक अ मशीन, यू गिव इट एन इनपुट, इट गिव्स यू एन। तो हम इसके अंदर अगर ये लिख दें 56, तो ये 56 क्या है? नंबर है। 56 नंबर है, 9 नंबर जो होता है। 56 स्ट्रिंग कांस्टेंट है। पार्स इंट ये करता है कि इसको जब भी आपको स्ट्रिंग कांस्टेंट देंगे तो ये उसे नंबर में पार्स करने की कोशिश करेगा। अगर वो स्ट्रिंग पार्सेबल हुई, यानी पार्स का मतलब कन्वर्ट करना, समझे, अगर वो स्ट्रिंग कन्वर्टेबल हुई तो उसे नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ना हुई तो नहीं करेगा। तो मुझे ये बताएं कि ये 56 जो है ये कन्वर्टेबल टू नंबर है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं यासर को नंबर में कन्वर्ट करो तो करेगा, क्योंकि ये पार्सेबल नहीं है। तो पार्स इंट इज अ फंक्शन दैट कैन कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू द इंटीजर। क्लियर? अब जरा गौर से सुनिएगा, मैंने क्या कहा है कि प्रॉम्प्ट क्या करता है? बाय डिफॉल्ट जो यूजर इनपुट दे रहा होता है उसको क्या बना देता है? स्ट्रिंग। मैं इसको कट करता हूं और मैं इसको एक फंक्शन के अंदर लिखता हूं, पार्स इंट, और इसके अंदर ठीक। आप ये भी कर सकते हैं और आप इससे आसान काम ये भी कर सकते हैं। अब देखें, प्रॉम्प्ट से जो भी नंबर यूजर से लिया मैंने, वो मैंने किस में सेव किया? ए में। तो वो किस हालत में होगा? स्ट्रिंग में। और फिर ये इस प्रॉम्प्ट में भी जो भी नंबर यूजर से लिया वो किस में सेव होगा? बी में। और किस हालत में होगा? अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं जी कि PARSE, पार्स इंट, किसको कन्वर्ट करना है नंबर में? ए को। और किसको कन्वर्ट करना है मुझे नंबर को? बी को। ठीक। और अगर दोनों कन्वर्ट हो गए ना, यानी ए और बी को ऐड करो, लेकिन पार्स करने के बाद। और मैं इस पूरी लाइन को यहां से उठा के यहां 45 और 45, आंसर 90 आना चाहिए ना। अगर हम पार्स ना करते तो 90 एक्सपेक्टेड था ना, हमने पार्स कर दिए। सॉरी, अगर पार्स ना करते तो क्या एक्सपेक्टेड था? 45 45 कॉन्कैटिनेट हो जाता। अब क्या हुआ है? 3 काम। यूजर से एक नंबर लिया बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट में, उस नंबर को ए में सेव किया। अब बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट जो है वो नंबर को क्या, वो किसी भी चीज को क्या ट्रीट करता है? स्ट्रिंग ट्रीट करता है। तो पार्स इंट और ब्रैकेट में क्या दिया? ए। अब मैंने आपको जो कहा था ना, फंक्शन इज लाइक अ मशीन, दिस पार्स इंट वाज अ मशीन। हमने इसको इनपुट दिया स्ट्रिंग की शेप में, उसने हमें आउटपुट दिया। क्लियर? अब अगर मैं यहां नंबर नहीं देता, मैं यहां लिखता हूं जी हाय, यहां देता हूं जी हेलो, क्या ये पार्सेबल स्ट्रिंग्स हैं? नहीं है। ठीक है, ये क्या दे रहा है? NaN। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कोई भी चीज इग्नोरेबल नहीं है। NaN का मतलब है कि नॉट अ नंबर। जावास्क्रिप्ट को पता है कि वो एक्सपेक्ट क्या कर रहा था? नंबर। जब नंबर उसे नहीं दिए गए तो उसने क्या कहा है? तो जब भी आपको NaN मिले इसका मतलब है ये एक एरर है। और NaN का मतलब क्या है? कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ नंबर, यू हैव गिवन मी अ रॉन्ग इनपुट, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू NaN which is not a number। क्योंकि मैंने पीछे लॉजिक क्या लगाई हुई है जी कि जो भी यूजर इनपुट करे उसको कन्वर्ट कर दो किसमें? किसमें कन्वर्ट कर दो? नंबर में।
अब मैंने शरारतन नंबर दिया ही नहीं, मैं कहा देखते हैं जरा क्या करेगा। तो उसने कहा भाई शरारतें करने की कोशिश ना करो, बंदे दे पत्थर पड़ो, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही दो। भाई चप्पल बनाने वाली मशीन में आप आटा डाल दें, तो वो बेचारा ये तो नहीं कहेगा नॉट अ रबड़, लेकिन कुछ ना कुछ गलत। ठीक है, तो मशीन मशीन में क्या डालना है कि वो सही प्रोडक्ट बनाए, ये आपको पहले पता होना चाहिए। समझ आ गई बात? थैंक यू वेरी मच, सी यू। मैंने आपको एक दफा फिर बोल रहा हूँ कि खुद भी